हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के लिए स्टेज 1 सेक्शन 2 फिजिक्स के चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन को। यह यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर नंबर 2 होगा। इससे पहले हमने आपके लिए यूनिट एंड डायमेंशन पे एक और भी बेसिक लेक्चर्स को दिया है, तो जिन्होंने भी उन सभी लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर आप देख सकते हैं। और आज का ये जो लेक्चर होगा इसमें भी आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस ही करवाएंगे, और जो भी क्वेश्चंस करवाएंगे वो सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। और इन सभी के जितने क्वेश्चंस यहाँ पे दिए जा रहे हैं, अगर उन सभी को आप अच्छे से करते हैं तो डेफिनेटली ये आपके एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगे। तो इस वीडियो को बढ़ते हैं, और इससे पहले जो प्रीवियस बैचेस के वीडियोस दिए हैं हमने, वहाँ पे जो यूनिट एंड डायमेंशन के क्वेश्चंस करवाए हैं आप उन सभी को भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि वो सभी आपके एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो अगर आप प्रीवियस बैचेस के सारे वीडियोस देखते हैं और अगली बैचेस के भी सारे वीडियोस को देखते हैं तो डेफिनेट तौर पे आपके जो एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है वो एक अच्छे लेवल पे चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर्स को। देखिए यहाँ पे हम जो भी क्वेश्चंस देंगे, यहाँ पे खासकर ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस में, यानी मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस में आपको यूनिट के बारे में बात की जाएगी कि यूनिट इनके बताना है आपको। ठीक है, लेकिन अगर आप जिनके यूनिट निकाल पाइएगा तो आप उनके सिंपली डायमेंशन को भी अच्छे से फाइंड कर पाइएगा। ठीक है, अगर आप किसी भी क्वांटिटी की अगर यूनिट को फाइंड कर पाते हैं तो आप उसके डायमेंशन को फाइंड करने में आपको समय नहीं लगेगा, क्योंकि यूनिट अगर पता चल जाता है तो डायमेंशन निकालना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूनिट बताएंगे, और आने वाले जो यूनिट एंड डायमेंशन के नेक्स्ट लेक्चर होंगे उसमें आपको डायमेंशन से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चंस करवाएंगे। तो इसमें आपको यूनिट सिखाते हैं आपको, और उस यूनिट से आपको डायमेंशन निकालना भी सिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है आपका, इसके पीडीएफ जैसा कि आपको पता है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जाएंगे, या फिर आप सिंपली टेलीग्राम चैनल पे जाकर सर्च कर सकते हैं डिफेंस ट्यूटर फॉर कोस्ट गार्ड और डिफेंस ट्यूटर ऑफिशियल। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, लाइट ईयर इज। लाइट ईयर एक क्या है? ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। लाइट ईयर एक क्या है? तो लाइट ईयर जो होता है ये हमें डिस्टेंस बताता है। लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर हमें डिस्टेंस बताता है। एक्चुअल में इससे क्वेश्चन एक और एराइज होता है, उसमें पूछा जाता है कि लाइट ईयर किसका यूनिट है। तो लाइट ईयर बच्चे समझते हैं कि क्या है, ये लाइट यानी कहने का मतलब आपका, ये बच्चे इसको स्पीड समझ लेते हैं, कोई बच्चे इसको लाइट का यूनिट समझ, जैसे हम एम्पियर समझ लेते हैं, कोई करंट का यूनिट समझ लेते हैं, या फिर बहुत सारे बच्चे अलग अलग चीज़ें से समझते हैं, टाइम का यूनिट समझते हैं। तो सिंपली समझिए, तो लाइट ईयर जो होता है ये हमें डिस्टेंस बताता है। लाइट ईयर एक यूनिट ऑफ डिस्टेंस होता है, यानी ये भी डिस्टेंस का ही यूनिट है, लेकिन इसका जो प्रॉपर मीनिंग होता है वह क्या होता है आप उसे समझिएगा। तो लाइट ईयर जो होता है ये होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन फ्री स्पेस इन 1 ईयर। यानी कहने का मतलब है कि एक ईयर में जो लाइट अगर जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर ले, एक ईयर में जो लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा उस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? लाइट ईयर कहेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर तो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस कहने का मतलब वैक्यूम नहीं होना चाहिए, फ्री स्पेस खाली जगह पूरा एकदम। ठीक है, तो इन फ्री स्पेस इन 1 ईयर, एक साल में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा लाइट के द्वारा उसे हम क्या कहेंगे? लाइट ईयर कहेंगे। ठीक है, तो लाइट ईयर के बारे में थोड़ा सा और समझिएगा। 1 लाइट ईयर जो होता है, 1 लाइट ईयर जो होता है वो किसके बराबर होता है? 1 लाइट ईयर होता है इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, लाइट का स्पीड इन कहाँ पे? वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम कहने का मतलब जहाँ पे नो एयर प्रेजेंट हो, कोई एयर प्रेजेंट नहीं हो, तो स्पीड ऑफ लाइट इंटू वैक्यूम इंटू क्या है? नंबर ऑफ सेकेंड। ठीक है, यानी नंबर ऑफ सेकेंड्स, 1 लाइट ईयर इक्वल टू क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इंटू वैक्यूम इंटू नंबर ऑफ सेकेंड्स। तो ये आपको 1 लाइट ईयर बताएगा, और 1 लाइट ईयर आपने पढ़ा होगा कि डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड के बारे में कही जा रही है तो स्पीड यहाँ है, और नंबर ऑफ सेकेंड्स क्या होगा? टाइम बताएगा हमें, तो टाइम यहाँ है। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो ये लाइट ईयर किसका यूनिट हो गया? लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। तो चलिए इसे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो होता है वो होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8, क्या होगा? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड में होता है। तो ये आपका क्या होगा? मीटर पर सेकेंड इंटू नंबर ऑफ सेकेंड। नंबर ऑफ सेकेंड क्या कर रहा है? एक साल में आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, तो एक साल में नंबर ऑफ सेकेंड कितना होगा? एक साल में जो दिन होता है वो 365 होता है। ठीक है, और एक दिन में 24 घंटा होता है, और एक घंटे में 60 मिनट होता है, और 60 मिनट में क्या होगा आपका? एक मिनट में कितना होता है? 60 सेकेंड होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया? 365 इंटू 24 गुने 60 किया। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपको वैल्यू मिलेगा 9.467 इंटू 10 टू द पावर 15। क्या होगा? फिर से अच्छे से लिखते हैं, 9.467 इंटू में क्या होगा? 10 टू द पावर 15 क्या होगा? मीटर में, क्योंकि ये आपको सेकेंड में आ जाएगा पूरा यूनिट, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये सिंपली मीटर में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेकेंड से ये सेकेंड आपका कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? आंसर मीटर में आ जाएगा। ऐसे भी डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का यूनिट क्या आएगा? मीटर में ही यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर इक्वल टू आपको वैल्यू मिल गया। 1 लाइट ईयर इक्वल टू कितना होता है?
467 इंटू 10⁻, क्या होगा 15, 5 नहीं है ये, एक्चुअली 15 है, 10⁻15 मीटर। तो 1 लाइट ईयर का आपको वैल्यू भी पता चल गया। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम 1 लाइट ईयर का वैल्यू भी निकालते हैं और 1 लाइट ईयर हमें डिस्टेंस के बारे में बताता है। तो क्या हो गया, इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। देखिए ये है बेसिक क्वेश्चंस और इसी से आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और अलग अलग क्वेश्चंस को अलग अलग पैटर्न बना के भी पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने इस एक क्वेश्चन से बहुत सारे तरीका यहाँ पे हमने आपको सिखाया। एक क्वेश्चन यह भी बन सकता था कि ये किसका यूनिट होता है और दूसरा 1 लाइट ईयर किसके बराबर होता है, यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 में। इसमें कहा जा रहा है कि द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इन एसआई सिस्टम। ठीक है, तो एसआई सिस्टम में सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि एसआई सिस्टम में किसी भी यूनिट को हम क्या लिखते हैं, मास के यूनिट को हम एसआई सिस्टम में मास के यूनिट को हम केजी में लिखते हैं, लेंथ को, ठीक है, लेंथ को क्या लिखते हैं, लेंथ को लिखते हैं मीटर में, और टाइम को किसके लिखते हैं, टाइम को लिखते हैं हम सेकेंड में। ठीक है, तो मास केजी में, लेंथ मीटर में और टाइम सेकंड में। तो किसी भी यूनिट के एसआई यूनिट जो एसआई सिस्टम में हम इस प्रकार से इसे हम लिखते हैं, कहाँ पे, एसआई सिस्टम में। तो यहाँ पे आपको एसआई सिस्टम में ही पूछा जा रहा है कि जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है उसका यूनिट क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है तो उस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का कहीं ऐसा फार्मूला जिसमें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यूज किया गया हो, उस फार्मूला को आपको याद करना है। ठीक है, ऐसा कोई भी फार्मूला जिसमें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूज किया गया हो, उस फार्मूला को आपको याद करना है, उस फार्मूला को लिखना है और वहाँ से कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट फाइंड करना है। ठीक है, तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा F = 6 पाई ईटा आर इंटू वी। ठीक है, 6 पाई ईटा आर इंटू वी। तो ये जो ईटा होता है, ये जो ईटा है एन की तरह से लिखा गया है, यही क्या होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है। तो यहाँ से अगर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फाइंड करें तो ये क्या हो गया, ये हो गया F/6 पाई इंटू आर इंटू वी, 6 पाई इंटू आर इंटू वी हो गया। ठीक है, तो ये तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसका यूनिट तो नहीं होगा, लेकिन एफ और आर और वी का तो यूनिट होगा। ठीक है, तो इसका यूनिट लिखेंगे हम, एफ का यूनिट होता है न्यूटन। क्या होता है, एफ का यूनिट होता है न्यूटन, और न्यूटन को क्या लिखते हैं, न्यूटन को लिखते हैं हम केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन को हम इसी तरह लिखते हैं, न्यूटन का यूनिट यही होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और नीचे क्या है, आर है, आर क्या है, आपको डिस्टेंस बताता है जो कि मीटर में है। वी क्या है, वी एक क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी हमें बताता है मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी हमें मीटर पर सेकेंड बताता है, यानी कितना आपका कोई भी बॉडी 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो क्या होगा, उसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड हो जाता है। ऐसा यूनिट में बताना है तो सभी को हम ऐसा यूनिट में लेंगे, केजी मीटर और सेकेंड में। तो ये क्या हो गया आपका मीटर पर सेकेंड में, और यहाँ से जो कटने वाला होगा उसको काटेंगे तो ऊपर हो जाएगा केजी, ये 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, और ये नीचे सेकेंड का स्क्वायर, ऊपर सेकेंड, तो 1 सेकेंड से 1 सेकेंड भी कट जाएगा। ठीक है, तो ऊपर क्या बच जाएगा, ऊपर बच जाएगा कुछ नहीं बचेगा ऊपर। ठीक है, और नीचे क्या बच जाएगा, नीचे बच जाएगा 1 मीटर और ऊपर एक क्या बच जाएगा, नीचे का ये 1 सेकेंड है, ये भी नीचे है तो नीचे क्या बच जाएगा, सेकेंड बच जाएगा। तो ये क्या हो गया, केजी मीटर इंटू सेकेंड, केजी पर मीटर इंटू सेकेंड। ठीक है, तो ऑप्शन मैच करेंगे केजी पर मीटर इंटू सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो देख सकते हैं कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, एक लाइन में ये क्वेश्चन बन रहा है, लेकिन आपको तभी बना पाइएगा जब आपको यहाँ से क्या होगा, आपको इनके अच्छे से कोई ऐसा फार्मूला पता होगा जिसमें कि क्या हुआ, इनको यूज किया गया हो। तो ये फार्मूला कब पता होगा, जब आपके बेसिक क्लियर होंगे, जब आपके सारे चैप्टर्स के कंसेप्ट क्लियर रहेंगे, तभी तो आपको फार्मूला याद रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका यूनिट निकालिए। अगर यहीं पे इसका डायमेंशन निकालने के लिए पूछ देता है तो डायमेंशन क्या करते हैं, ठीक है, डायमेंशन क्या करते हैं, डायमेंशन भी चलिए यहीं पे आपको बता देते हैं। तो देखिएगा कि डायमेंशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो यूनिट है उसी को हम क्या करेंगे, डायमेंशन के तौर में चेंज करेंगे, डायमेंशन की तरह। ठीक है, तो केजी का जो केजी क्या बताता है, हमें मास के बारे में बताता है। मास का डायमेंशन कैपिटल एम से लिखा जाता है, लेंथ का डायमेंशन कैपिटल एल से, और टाइम का डायमेंशन कैपिटल टी से। ठीक है, तो मास के बारे में बात कही जा रही है तो केजी एक मास है, तो मास का कैपिटल एम से लिखा हमने। और मीटर क्या है, लेंथ के बारे में बताएगा तो एल पे पावर -1, क्योंकि ये नीचे है, बटा में है। ठीक है, और टाइम क्या है, सेकेंड, हमें टाइम के बारे में बताएगा तो टाइम पे पावर -1। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड, केजी पर मीटर सेकेंड, और इसका डायमेंशन हो जाएगा एम, एल पे पावर -1, टी पे पावर -1। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसके डायमेंशन होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जब आपने यूनिट आसानी से निकाल लिया तो डायमेंशन निकालने में थोड़ा सा भी समय नहीं लग रहा है। ठीक है, तो जब भी किसी के यूनिट डायमेंशन निकालने के लिए बात कही जाएगी तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल उसके यूनिट निकालना एकदम मस्ट कंपलसरी होगा, बहुत ही जरूरी होगा, तभी आप उसके डायमेंशन को फाइंड कर पाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 से। इसमें कहा जा रहा है कि द यूनिट ऑफ स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज। ठीक है, तो सारे जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो आप देखिए एग्जामिनेशन में आपको न्यूटन का यूनिट नहीं पूछेगा, या फिर आपके एनर्जी का यूनिट और कहीं एनर्जी का डायमेंशन नहीं पूछेगा। जब भी कुछ पूछेगा कि तो इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछेगा कि जो क्या हो, थोड़ा सा ट्रिकी भी हो और इजी भी हो। ठीक है, तो स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का आपसे क्या पूछा जा रहा है, यूनिट पूछा जा रहा है। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का यूनिट आप कैसे फाइंड कर पाइएगा, जब आपको उसका फॉर्मूला याद होगा। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का एक फॉर्मूला होता है E = सिग्मा A
टी पे पावर 4, ठीक है, ई इक्वल टू सिग्मा ए टी पे पावर 4। आप जब थर्मोडायनामिक्स पढ़िएगा तो वहाँ पे आपको इस फॉर्मूला को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ई क्या होता है आपका, एनर्जी होता है, ई क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, लिख लीजिएगा, ई एनर्जी होता है, ए क्या होता है आपका, ए जो होता है ये आपका एरिया के बारे में बताता है, क्या होता है एरिया, ठीक है। टी क्या होता है, टी हमें टेम्परेचर, ठीक है, ठीक है, टेम्परेचर कहाँ पे, इन केल्विन, टेम्परेचर हमें केल्विन के बारे में बताता है, यानी टेम्परेचर जो कि क्या हो, केल्विन में हो। तो टी हमें टेम्परेचर इन केल्विन के बारे में बताता है। तो यहाँ से सिग्मा क्या होगा, हमें सिग्मा ही हमारा क्या होता है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा ई अपॉन ए टी पे पावर 4, सिग्मा इक्वल टू क्या होगा, ई अपॉन ए टी पे पावर 4, ठीक है। तो यूनिट क्या हो जाएगा सिग्मा का यूनिट यहाँ पे लिखते हैं हम, सिग्मा का यूनिट हो जाएगा ई क्या है, एनर्जी है। तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है, एनर्जी का यूनिट होता है आपको यहाँ पे, ठीक है। और देखिए ये जो ई जो होता है ये एक्चुअल में ये एनर्जी नहीं होता, ये ई होता है एनर्जी पर सेकेंड, यानी ये हमें एनर्जी पर सेकेंड में बताता है, ठीक है। ई जो होता है हमें एनर्जी पर सेकेंड बताता है, ई सिंपली एनर्जी नहीं बताता है, एनर्जी जितना हमें निकला, एनर्जी जितना डिसिपेट हुआ यूनिट सेकेंड में, वो हमें क्या बताता है, ई बताता है, ठीक है। तो सिंपली समझे कि ई हमें क्या बताता है, ई हमें एक्चुअली पावर के बारे में बताता है। पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, या फिर कह सकते हैं पावर इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है। पावर इक्वल टू होता है एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है, या फिर वर्क अपॉन टाइम। पावर हमें यही बताता है, और वर्क अपॉन टाइम क्या होता है, पावर होता है। पावर का यूनिट क्या होता है, पावर का यूनिट होता है वाट, ठीक है, क्या होता है, पावर का यूनिट वाट होता है। तो ई हमें बताता है एनर्जी पर सेकेंड, तो एनर्जी डेसिपेट पर सेकेंड, यानी जितना एनर्जी निकलता है एक सेकेंड में, तो एनर्जी पर सेकेंड यानी वर्क डन पर सेकेंड, तो ये क्या होगा, पावर होगा। पावर का यूनिट क्या होगा, वाट होगा। तो इसका क्या होगा, ऊपर आपका वाट होगा, क्योंकि ऊपर ई है, ठीक है। ई प्रॉपर एनर्जी नहीं है, ई क्या है, प्रॉपर एनर्जी नहीं है। अगर इस फॉर्मूला का थोड़ा सा और अच्छे से लिखा जाए तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि एनर्जी इक्वल टू, ठीक है, एनर्जी इज इक्वल टू सिग्मा ए टी पे पावर 4 इंटू टाइम, ठीक है। आप ऐसा भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या है, वाट हो गया, नीचे क्या है एरिया क्या है, मीटर स्क्वायर, और टाइम क्या हो गया, टाइम नहीं है टेम्परेचर है, टेम्परेचर हो गया केल्विन पे पावर 4, ठीक है। तो क्या हो गया, वाट अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन पे पावर 4, ठीक है। ऑप्शन मैच करेंगे, वाट अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन पे पावर 4, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए, इसी के डायमेंशन भी आप फाइंड कर सकते हैं। एनर्जी का डायमेंशन आपको पता होगा, एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2, और नीचे क्या है, एल स्क्वायर है। तो यहाँ पे डायमेंशन चलिए लिख देते हैं, ठीक है, डायमेंशन बता ही देते हैं यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे डायमेंशन नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा अगर सभी के डायमेंशन बताएंगे हम। तो वाट क्या होता है, पावर होता है। पावर का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, पावर का डायमेंशन यहाँ से लिखते हैं हम, एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी का होता है एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2 अपॉन क्या है, नीचे टाइम है, ठीक है। तो ये टाइम क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, टाइम का तो टी होता है ना, टी होता है, तो ये टाइम ऊपर चला जाएगा, क्या होगा, एम एल टी पे पावर -3 हो जाएगा, ठीक है। एम एल टी पे पावर -3 हो जाएगा, किसका, पावर का यूनिट, ठीक है। तो पावर का डायमेंशन, सॉरी, तो ये आपका हो गया एम एल स्क्वायर टी पे पावर -3 अपॉन नीचे क्या है, मीटर है, मीटर का क्या होता है, एल का स्क्वायर होता है, ठीक है। और केल्विन क्या है, केल्विन को हम क्या लिखते हैं, टेम्परेचर को आप लिख सकते हैं के भी लिख सकते हैं, ठीक है, के क्या लिख सकते हैं आप, के, ठीक है, के भी लिख सकते हैं, या फिर आप थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए के पे पावर 4 रहने देते हैं अगर हम यहाँ पे, तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, यहाँ पे क्या हो गया, एम टी पे पावर -3 के पे पावर -4, ठीक है, या फिर थीटा पे पावर -4, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या हो गया, आपके इसके डायमेंशन हो गए। तो देख सकते हैं आप जब यूनिट निकाल लीजिएगा तो डायमेंशन निकालने में थोड़ा सा भी समय नहीं लगेगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। इसमें कहा जा रहा है कि यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इज, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होगा। तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का सबसे पहले तो आपको ऐसा फार्मूला पता होगा जिसमें स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का यूज किया गया। तो आपने पढ़ा होगा आर इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए, ठीक है। तो रो इक्वल टू क्या होगा आपका, आर ए अपॉन एल। यही जो रो होता है ये क्या होता है आपका, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होता है। क्या होता है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, और जैसे कि हम रेसिस्टिविटी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, RESISTIVITY, रेसिस्टिविटी, और स्पेसिफिक SPECIFIC, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, ठीक है। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी हम रो को ही कहते हैं, ठीक है। तो रो का यूनिट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम यूनिट की बात करते हैं तो रो का यूनिट होगा आपका, देख सकते हैं आर है, आर का यूनिट क्या होता है, आर का यूनिट होता है आपका ओम, क्या होता है, ओम, ठीक है, ओम, OHM, ओम। और एरिया क्या होता है, इसका यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, और लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। मीटर से मीटर कट गया, इसका क्या हो गया यूनिट, इसका यूनिट हो गया आपका ओम इंटू मीटर, ठीक है। और इसका डायमेंशन आप खुद से निकालिएगा, ठीक है, डायमेंशन आप इसका खुद से निकालिएगा, और कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा।
जिसके भी हम आपको बोल रहे हैं डायमेंशन निकालने के लिए, उसका आप डायमेंशन जरूर निकाल के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि तभी आपके प्रैक्टिस हो पाएंगे क्वेश्चंस और वहाँ पे आप एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर ला पाइएगा। तो जो हम कहते हैं आप उसको फॉलो करते चलिए, ताकि क्या हो, ये आपको एग्जामिनेशन तक हेल्प करे। क्योंकि बच्चे जो आपको कहा जाता है, अगर आप उसको उतना करके जाते हैं तो डेफिनेटली आपको एग्जामिनेशन अच्छे से आप मार्क्स ला पाइएगा और एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाइएगा। बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 में। इसमें कहा जा रहा है कि यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट क्या होता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट को हम क्या करते हैं, एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है, इक्वल होता है पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, पोल स्ट्रेंथ इंटू क्या होता है, लेंथ, पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ। ठीक है, और पोल स्ट्रेंथ को हम AMP क्या है, AMP एम्पियर से डिनोट करते हैं। ठीक है, और साथ ही में जो लेंथ होता है उसको क्या लिखते हैं, मीटर से लिखते हैं। ठीक है, सॉरी, पोल स्ट्रेंथ को हम एम्पियर मीटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, पोल स्ट्रेंथ को हम एम्पियर मीटर से डिनोट करते हैं और लेंथ को क्या करते हैं, मीटर से डिनोट करते हैं। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। क्या हो गया, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। और ये जो यूनिट होता है इसके आप खुद से डिराइव नहीं कर सकते। ये जो पोल स्ट्रेंथ होता है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है, इसके यूनिट आप खुद से डिराइव नहीं करते, ये आपको याद करके ही रखना पड़ेगा। क्योंकि पोल स्ट्रेंथ का जो यूनिट होता है ये एम्पियर मीटर होता है, और यह बात आपको याद रहना चाहिए कि पोल स्ट्रेंथ का जो यूनिट होता है वो एम्पियर मीटर होता है। पोल स्ट्रेंथ का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, एम्पियर मीटर होता है। और मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ होता है। तो पोल स्ट्रेंथ का यूनिट एम्पियर मीटर हो गया और लेंथ का यूनिट मीटर हो गया, तो मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट क्या हो गया, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये आपको सिंपली याद करके रखना है, इसका कोई आपको दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, हालांकि इस किसी यूनिट को याद करके रखने की जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन आपको इस पोल स्ट्रेंथ को यूनिट को याद करके रखना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद से वहाँ पे डेरिवेशन इसका नहीं कर पाइएगा। ठीक है, आपको बहुत मुश्किल होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में। इसमें कहा जा रहा है कि द सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड इज 79 पर सेंटीमीटर, तो इट्स वैल्यू इन SI इज। ठीक है, यानी उसके इसका जो वैल्यू है वो SI सिस्टम में क्या होगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू SI सिस्टम में, तो आपका सरफेस टेंशन है वो कितना दिया जा रहा है, 70 डाइन अपॉन सेंटीमीटर, 70 डाइन अपॉन सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए 1 न्यूटन जो होता है वो क्या होता है, 10⁵ डाइन के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 डाइन जो होगा वो क्या होगा, वो होगा 10⁻⁵ न्यूटन। याद रखिएगा कि 1 न्यूटन जो होता है वो 10⁵ डाइन के बराबर होता है। तो 1 डाइन किसके बराबर हो गया, 10⁻⁵ न्यूटन के बराबर हो गया। और ये जो यूनिट का कन्वर्जन है ये बहुत ही सिंपल सी बात है, ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हम आपको इसके पूरा कन्वर्जन नहीं बता सकते क्योंकि समय ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, आप प्रीवियस बैचेस के वीडियोस को देखिएगा, वहाँ पे हमने इसके कन्वर्जन को बताया हुआ है। ठीक है, तो आप उसको वहाँ से देखकर सिंपली याद कर सकते हैं, या फिर आप खुद से भी कन्वर्ट कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए, तो 1 डाइन इक्वल टू 10⁵ न्यूटन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 70 गुने 10⁻⁻⁵ न्यूटन अपॉन क्या है, सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर CGS सिस्टम में आपका, सॉरी SI सिस्टम में क्या होता है, सेंटीमीटर को क्या करते हैं, मीटर में कन्वर्ट करते हैं। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा, एक सेकेंड, इसका वैल्यू आ जाएगा S इज इक्वल टू 70 इंटू ये -2 और -5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या होगा 10⁻³ न्यूटन पर मीटर आपका आंसर आ जाएगा। यानी क्या हो गया 70 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। तो ऑप्शन मैच करेंगे। एक सेकेंड रुक जाइए, कुछ गलत हो रहा है क्या। ठीक है, चलिए, ये आपका गलत नहीं हो रहा है, ये सही है, क्योंकि यहाँ पे एक जीरो है ना, तो इस जीरो को हटा देते हैं। तो S इक्वल टू क्या हो गया, 7 इंटू 10⁻² न्यूटन पर मीटर हो गया। ठीक है, ऑप्शन मैच कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, देख सकते हैं कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको डाइन को न्यूटन में कन्वर्ट करना था, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना था, आपका SI यूनिट में चेंज हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ मोलर गैस कांस्टेंट, यानी इन सभी में से कौन सा आपका यूनिट है वो जो कि मोलर गैस कांस्टेंट के बारे में हमें बताता है। ठीक है, तो मोलर गैस कांस्टेंट का यूनिट, सिंपली आपसे कहने का मतलब है कि यही पूछा जा रहा है कि मोलर गैस कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा। तो आपने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा होगा। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन, यहाँ पे आपको मोलर गैस कांस्टेंट का यूनिट पूछा जा रहा है। तो मोलर गैस कांस्टेंट का जो आपका यूनिट होगा वो ऐसा यूनिट होगा जो कि क्या होगा, सॉरी, आपको क्या करना पड़ेगा, मोलर गैस कांस्टेंट का यूनिट पूछा जा रहा है तो आप ऐसा फार्मूला ढूंढिए, ऐसा फार्मूला को फाइंड कीजिए जिसमें कि मोलर गैस कांस्टेंट का यूज किया गया हो। तो मोलर गैस कांस्टेंट का यूज आइडियल गैस इक्वेशन में किया जाता है। तो देखिए आपने पढ़ा होगा PV = nRT। ठीक है, तो ये जो R होता है ये क्या होगा, PV/NT होता है, और यही R जो होता है ये क्या होता है, आपका मोलर गैस कांस्टेंट होता है। ठीक है, जिसे कि हम सिंपली यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसी का यूनिट आपसे पूछा जा रहा है। तो देख सकते हैं कितना सा सिंपल क्वेश्चन हो चुका है। यूनिट डिफाइन कर लेंगे हम, यूनिट फाइंड कर लेंगे। P क्या है, प्रेशर, क्या होता है, P जो होता है प्रेशर होता है। तो प्रेशर का यूनिट क्या होगा, प्रेशर का यूनिट होता है एक्चुअल में, हम प्रेशर को पास्कल्स में भी लिखते हैं, प्रेशर को हम क्या लिखते हैं, पास्कल में भी हम लिखते हैं। ठीक है,
तो चलिए इसको एक्चुअल में यहाँ पे जूल में दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है आपको, जूल में दिया जा रहा है, तो आप जूल में इसको कैसे फाइंड कीजिएगा, ठीक है। ठीक है, तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स का क्या होता है न्यूटन होता है, एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर होता है। प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो प्रेशर का न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, और ऊपर क्या है वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या होगा मीटर क्यूब हो जाएगा, नीचे क्या है एन है, एन क्या है नंबर ऑफ मोल्स है, ये क्या है संख्या है, तो इसका यूनिट आपको यहाँ पे लिखना नहीं है, या फिर सिंपली आप मोल में लिख सकते हैं, मोल, ठीक है, मोल, और इंटू में ये जो टी है आपका क्या है, आपका टेम्परेचर है, टेम्परेचर को आप केल्विन में लिखिए, ठीक है, एन अगर नंबर ऑफ मोल्स लेते हैं तो मोल लिखिएगा इसका यूनिट, और टी क्या है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का केल्विन लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, यहाँ पे काट देते हैं, जो कटने वाला होगा ये आपका मीटर एक कट जाएगा, ये क्या हो गया न्यूटन मीटर हो गया, और नीचे क्या हो गया मोल हो गया, इंटू में केल्विन हो गया, ठीक है। और न्यूटन मीटर को आप जूल जानते हैं, क्यों, क्योंकि वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और वर्क का यूनिट क्या होता है जूल होता है, ठीक है। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होगा, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, तो न्यूटन मीटर का क्या होगा यूनिट जूल हो गया, ठीक है। और नीचे क्या हो गया आपका मोल हो गया, और ये क्या हो गया आपका केल्विन हो गया, तो यूनिट आपको पता चल चुका है, यूनिट क्या हो गया इसका, यूनिट हो गया जूल पर मोल केल्विन, ठीक है, यूनिट क्या हो गया जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। तो जूल अपॉन मोल और केल्विन ऑप्शन मैच कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको बस ऐसा फार्मूला ढूंढना है जिसमें कि इसका यूज किया गया हो, जिसका यूनिट आपसे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, इसमें कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर इन यूनिट ऑफ एनर्जी, इन सभी में से कौन सा जो यूनिट है जो कि क्या है आपको मेजर नहीं किया जाता है एनर्जी के यूनिट में, ठीक है। इन सभी में से विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर, इन सभी में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि जिससे कि हम यूनिट ऑफ एनर्जी के एनर्जी में मेजर नहीं करते हैं, ठीक है, यूनिट ऑफ एनर्जी में मेजर हम नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, तो क्या है आपका, देखिए इसमें आपको कहा जा रहा है कि कौन सा ऐसा जो ऑप्शन है जो कि हमें यूनिट ऑफ एनर्जी के बारे में नहीं बता रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करते हैं क्या है ऑप्शन नंबर डी को, कि इसमें क्या कहा जा रहा है कि इंपल्स इनटू टाइम, क्या होगा इंपल्स इनटू टाइम, तो इंपल्स क्या होता है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम कहने का मतलब आपका डेल्टा पी, क्या होगा डेल्टा पी, और मोमेंटम क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी, और क्या हो गया मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, ठीक है। तो क्या हो गया आपका जो इम्पल्स होता है वो क्या होता है आपका चेंज इन मोमेंटम होता है, यहाँ पे देखते हैं इम्पल्स IMPULSE, ठीक है। इम्पल्स इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम का यूनिट जो होता है क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी, क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, M इंटू V, ठीक है। और साथ ही में क्या है आपका यहाँ पे इंटू टाइम दिया जा रहा है, तो इम्पल्स इंटू टाइम, यानी मास इंटू वेलोसिटी इंटू टाइम, तो मास इंटू वेलोसिटी इंटू टाइम क्या हमें एनर्जी के बारे में बता सकता है क्या, तो ये हमें एनर्जी के बारे में नहीं बताएगा, ठीक है, ये एनर्जी के बारे में नहीं बताएगा, क्योंकि एनर्जी का जो यूनिट होगा, एनर्जी का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, एनर्जी का यूनिट होगा आपका, जैसे आप एनर्जी को, जैसे आप वर्क डन को फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, तो वर्क डन क्या होता है ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो एनर्जी का यूनिट क्या होगा जूल होगा, जूल का जो यूनिट क्या होता है, जूल का यूनिट होता है न्यूटन इंटू मीटर, और न्यूटन इंटू मीटर को आप क्या लिख सकते हैं, न्यूटन इंटू मीटर लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये क्या हो गया आपका यूनिट ऑफ एनर्जी हो गया, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन नंबर डी को हम चेक कर लेते हैं कि क्या है ये हमें यूनिट ऑफ एनर्जी के बारे में बता रहा है या फिर नहीं बता रहा है, ठीक है। तो ये इम्पल्स इंटू टाइम यानी M इंटू V इंटू टी, तो ये क्या हो गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं, क्या होगा ये आपका हो गया केजी मीटर, सिंपली ये केजी मीटर हो जाएगा, कैसे, क्योंकि ये मास का तो केजी हो गया, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड हो गया, और टाइम का सेकेंड हो गया, तो सेकेंड से सेकेंड कर जाएगा, ये क्या हो जाएगा केजी इंटू मीटर, तो ये हमें क्या यूनिट ऑफ एनर्जी के बारे में बता रहा है, तो ये हमें यूनिट ऑफ एनर्जी के बारे में नहीं बता रहा है, तो आंसर तो यहाँ पे सिंपली हमें ऑप्शन नंबर डी ही मिल गया, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ और ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी को चलिए चेक कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में है फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या होता है, फोर्स का क्या होता है न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर, तो न्यूटन का होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इंटू में मीटर है, तो ये क्या हो गया केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, यानी क्या है हमें एनर्जी के बारे में बता रहा है, ठीक है, एनर्जी के बारे में बता रहा है, तो ये हमारा क्या है आंसर, बिल्कुल आपका आंसर एनर्जी के बारे में बता रहा है, तो ये आंसर हमारा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसी प्रकार आप ऑप्शन बी को चेक कीजिएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इंटू में क्या है आपका एंगुलर वेलोसिटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू में क्या है आपका एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी को भी चेक कर लेते हैं, ऐसे कि हालांकि आपको खुद से चेक करने चाहिए ये सभी, लेकिन फिर भी हम आपको चेक करके बताते हैं ताकि क्या हो आपके और भी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम ऑफ आई लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, इंटू में एंगुलर वेलोसिटी, इंटू में एंगुलर ANGULAR VELOCITY एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है M इंटू आर स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। साथ ही साथ एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी होता है आपका, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से लिखते हैं, और ओमेगा क्या होता है बराबर होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन
टाइम, क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट होगा वो इसका यूनिट कुछ नहीं होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा का कोई यूनिट नहीं होता है, तो यहाँ पे आपको यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और नीचे क्या है टाइम, और इसका क्या है स्क्वायरिंग किया जा रहा है, तो ये क्या हो गया आपका सिंपली, यह क्या हो गया आपका हो गया टाइम का पावर -2, क्या हो गया टाइम की पावर -2, ठीक है। तो मीटर मास का यूनिट क्या होगा केजी, और आर क्या है एक लेंथ है, तो लेंथ का मीटर स्क्वायर हो गया, और टाइम का क्या हो गया पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर ये किसके बराबर है, एनर्जी के यूनिट के बराबर है। किसके बराबर है, एनर्जी के यूनिट के बराबर है। ऑप्शन नंबर ए को चेक कर लीजिएगा इसी प्रकार से। ऑप्शन नंबर ए क्या है, कपल इंटू एंगल, क्या है कपल, COUPLE कपल इंटू एंगल, ठीक है। तो कपल इंटू एंगल, तो कपल का क्या होता है फोर्स, क्या होता है आर क्रॉस एफ होता है, कपल को हम आर क्रॉस एफ लिखते हैं, ठीक है, जिसे कि हम टाउ के नाम से भी जानते हैं, किसके टाउ के नाम से। और एंगल का यूनिट कुछ नहीं होता है, तो एंगल का यूनिट लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। एंगल को हालांकि रेडियन में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखने की जरूरत उसे नहीं है, ठीक है। तो आर क्या है आपका मीटर है, और एफ क्या है फोर्स है, तो मीटर इंटू क्या है फोर्स का यूनिट क्या होगा न्यूटन, और न्यूटन को लिखते हैं हम केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या होगा आपका केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, जो कि किसके बराबर है आपका एनर्जी के बराबर है। किसके बराबर है, जो कि एनर्जी के बराबर है। तो ये भी एनर्जी के बराबर हो गया, ये भी आपका ऑप्शन नंबर ए भी एनर्जी के बराबर, ऑप्शन नंबर बी भी एनर्जी के बराबर, ऑप्शन नंबर सी भी एनर्जी के बराबर। सिर्फ कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, जो क्या है कि एनर्जी के यूनिट के बराबर नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, नॉट पूछा जा रहा है, याद रखिएगा नॉट, तो क्या हो गया इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो गया। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस में से आपको बहुत एक बेहतरीन लेवल का कंसेप्ट सीखने के लिए मिलता है, और यहाँ से जितने भी हमने क्वेश्चन और एक एक ऑप्शंस को हमने तोड़कर बताया है, अगर इन सभी के ऑप्शंस को अगर आपको अच्छे से बेसिक नॉलेज जब तक नहीं होगा तब तक आप पकड़ नहीं पाइएगा इसे, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए खुद से, ताकि क्या हो आपको किसी भी प्रकार का यूनिट पूछा जाए, कैसे भी घुमा के पूछ दिया जाए, तो आपको वहाँ पे क्या हो कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। नेक्स्ट बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 में। इसमें कहा जा रहा है कि इन इक्वेशन r इक्वल टू एम स्क्वायर साइन पाई टी वेयर टी रिप्रेजेंट्स टाइम, जहाँ की टाइम हमें टी जो है हमें टाइम के बारे में बताता है, तो आपको यूनिट ऑफ एम बताना है, ठीक है। सॉरी क्या कहा जा रहा है, इफ़ द यूनिट ऑफ एम इज एन, ठीक है। कहा जा रहा है एम का जो यूनिट है वो क्या है एन है, चलिए ये हमें दिया जा रहा है। और टी तो हमें क्या बताता है, टी तो हमें टाइम के बारे में बताता है, तो आपको आर का, टी तो हमें टाइम को बताता है, तो आपको आर का यूनिट क्या होगा, आपसे यह पूछा जा रहा है कि ये जो आर है इसका यूनिट क्या होगा, ये जो आर है इसका यूनिट क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है कि आर इक्वल टू जब हमें एम स्क्वायर साइन पाई टी दिया जाता है, तो इसमें हमें आर का यूनिट क्या होगा। तो कुछ बच्चे क्या लिखेंगे, इसका आंसर को देखिएगा, कुछ बच्चे लिखेंगे एम है, एम का तो न्यूटन दिया जा रहा है, तो क्या हो गया न्यूटन का स्क्वायर, और टी क्या है साइन पाई टी है, तो टी क्या है टाइम है, तो क्या हो गया न्यूटन पर स्क्वायर इंटू टाइम का तो सेकेंड होगा, तो न्यूटन स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू सेकेंड। ऑप्शन नंबर मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर डी ला के चले आएंगे, ठीक है, जो कि क्या होगा एकदम बिल्कुल गलत होगा, क्या होगा बिल्कुल गलत होगा। और यहाँ पे आपका सिंपली मार्क्स को काट लिया जाएगा, ठीक है, आपको कोई नंबर यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका ज्ञान का अभाव है, ठीक है। क्या है, आपको ज्ञान का अभाव है, यानी आपके बेसिक क्लियर नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसको हम, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका जो राइट वे होगा, मेथड होगा बनाने का, उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। तो देखिएगा साइन आर इक्वल टू एम स्क्वायर साइन पाई टी है, ठीक है। तो इसको हम आप कैसे बनाएंगे, तो याद रखिएगा कि ये जो आपका साइन पाई टी है, ये क्या है आपका जो साइन पाई टी है, तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्या है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्या होता है, कोई यूनिट नहीं होता है, कोई डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये क्या देगा, ये हमें हमेशा एक नंबर देगा, या कह सकते हैं ये हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू देगा। क्या देगा, न्यूमेरिकल वैल्यू, NUMERICAL, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू देगा। तो न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई यूनिट नहीं होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं नो यूनिट, ठीक है। और तीसरा में नो डायमेंशन, ठीक है। यहाँ पे इसका कोई यूनिट नहीं होगा और कोई डायमेंशन भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका जब कोई यूनिट नहीं होगा, कोई डायमेंशन नहीं होगा, अब कैसे नहीं होगा, सिंपली सोचिएगा, आप तो सोच रहे हैं कि यहाँ पे टाइम दिया हुआ है सर, तो फिर कैसे नहीं यूनिट होगा। तो देखिएगा ये जो टाइम दिया गया, अब इस टाइम के अंदर कुछ भी वैल्यू को पुट कीजिएगा, टाइम 1 सेकंड 2 सेकंड कुछ भी वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो ये क्या होगा, ये आपका एक न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा, यूनिट सिर्फ होगा किसका, ये आपका मीटर स्क्वायर का होगा। तो इसका यूनिट क्या हो गया, इसका यूनिट हो गया आपका, ये होगा सिंपली न्यूटन स्क्वायर। ऑप्शन नंबर मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसका प्रॉपर मेथड होगा, प्रॉपर तरीका होगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में। इसमें कहा जा रहा है कि x इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर दिया जा रहा है, जहाँ x क्या है हमें डिस्टेंस के बारे में बता रहा है किलोमीटर में, और t क्या है हमें टाइम के बता रहा है क्या सेकेंड में। t हमें टाइम के बारे में बता रहा है सेकेंड में, और x हमें डिस्टेंस के बारे में बता रहा है किलोमीटर में। तो आपको यूनिट ऑफ बी पूछा जा रहा है, बी का यूनिट क्या होगा। तो जैसा कि आपको पता होगा, हमने आपको सिखाया है स्टार्टिंग के लेक्चर्स में ही कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार PRINCIPLE प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार ये जो आपका x होगा इसका यूनिट क्या होगा, बराबर होगा, x का यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ x इज इक्वल टू, मार्कर चेंज कर लेते हैं, इज इक्वल टू
यूनिट ऑफ ए टी इज इक्वल टू यूनिट ऑफ ए टी सॉरी बी टी स्क्वायर, क्या है बी टी स्क्वायर, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है किसका यूनिट, आपसे पूछा जा रहा है बी का यूनिट, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि एक्स इक्वल टू क्या हो गया आपका बी टी स्क्वायर के बराबर हो गया यूनिट, ठीक है। तो एक्स का यूनिट क्या होगा मीटर में होगा, हालांकि ये किलोमीटर में दिया जाए तो किलोमीटर में लिखेगा, इंटू बी और टाइम क्या है सेकेंड में दिया जा रहा है तो क्या होगा सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, बी का यूनिट क्या मिला किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमें क्या मिल गया बी का यूनिट मिल गया। ऑप्शन मैच करेंगे किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। उसी प्रकार अगर आपको यूनिट ऑफ ए पूछा जाता है तो आप क्या करते, आप करते एक्स इक्वल टू ए टी के बराबर, यहाँ से ए इक्वल टू हो गया एक्स अपॉन टी, तो ए का यूनिट क्या हो गया, ए का यूनिट हो गया एक्स का मीटर, देखिए किलोमीटर में यहाँ दिया जा रहा है तो किलोमीटर, और क्या हो गया किलोमीटर पर सेकेंड, तो ए का यूनिट क्या हो गया किलोमीटर पर सेकेंड, और बी का यूनिट हो गया किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या करते हैं हम यूनिट ऑफ को फाइंड करते हैं। और यहाँ से डायमेंशन पूछा जाता है तो जब आपको यूनिट मिल चुका है तो डायमेंशन आप यहाँ से सिंपली आसानी से फाइंड कर पाइएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादातर आपके एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कहा जा रहा है कि द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट इज, जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जिसे कि हम एप्सिलॉन नॉट से जानते हैं उसका यूनिट क्या होगा, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है ऐसा फॉर्मूला जिसमें कि क्या हो परमिटिविटी का यानी यूनिट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का यानी एप्सिलॉन नॉट का यूज किया गया हो, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा क्या पढ़ा होगा कि जो जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपको एक फार्मूला आपको पढ़ने के लिए मिला होगा कूलम्स लॉ, उसमें क्या हो गया एप्सिलॉन नॉट का यूज किया जाता है, ठीक है। उसमें क्या होता है फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन क्या होगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हम लिखते हैं, ठीक है। क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हम सिंपली लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है एप्सिलॉन नॉट होता है, और यहाँ पे आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का यूज किया जाता है। तो यहाँ से अगर आप एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकालिएगा तो क्या निकलेगा फोर्स इंटू आर स्क्वायर, फोर्स इंटू क्या हो गया आपका फोर्स इंटू एक सेकंड रुक जाइए, ठीक है। यहाँ पे एक फार्मूला हमने क्या कर दिया है, थोड़ा सा गलती कर दिया है यहाँ पे फार्मूला एक्चुअल में होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा फार्मूला होता है। और इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का डायरेक्टली हम क्या लिखते हैं 9 × 10⁹, इस प्रकार से इसका वैल्यू हम लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू फाइंड करना होगा। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो गया आपका, ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर चल गया, ये क्या हो गया क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई इंटू में क्या हो गया एफ इंटू आर स्क्वायर, ये आपको क्या हो गया एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू फाइंड मिल गया, ठीक है। यहाँ से आपको एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जब मिल गया तो आपको इसका यूनिट फाइंड कर सकते हैं। तो इसका यूनिट लिखते हैं, चलिए यूनिट इज इक्वल टू यूनिट के इसके बराबर हो जाएगा, यूनिट बराबर हो जाएगा क्यू क्या है कूलम, क्यू क्या होगा क्यू का एक चार्ज है तो चार्ज का यूनिट क्या होगा कूलम, ठीक है। तो COULOMB कूलम का स्क्वायर हो गया अपॉन क्या है नीचे 4 पाई एक कांस्टेंट है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। एफ क्या है, एफ आपका क्या है फोर्स है, फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, और साथ ही में क्या है आपका आर है, आर क्या है मीटर, आर क्या है डिस्टेंस है तो क्या हो गया मीटर स्क्वायर, तो कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ये क्या हो गया आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 11 आपको हमने इसमें क्वेश्चन करवाया है, सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जो भी कंसेप्ट यहाँ पे दिया है एक बेहतरीन लेवल का एक झकास लेवल का कंसेप्ट आपको यहाँ पे सिखाया गया होगा। और जिन बच्चों ने अभी तक पूरा वीडियोस को देखा होगा तो उन्हें शायद जरूर लगा होगा कि हाँ सर ने जो भी सिखाया है वो एक अच्छे लेवल कंसेप्ट को सिखाया है, क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन आपको देंगे, जब भी आपको बताएंगे तो क्वेश्चन के थ्रू ही आपको हम कंसेप्ट को सिखाने की कोशिश करेंगे। सो आपको अच्छे से सीखते चलना है। वीडियो भले ही लंबा हो गया होगा लेकिन आपको यहाँ से एक बेहतरीन लेवल का नॉलेज प्राप्त हुआ होगा। तो रखते हैं वीडियो को यहीं पे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ हो सके। तो रखते हैं वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।